नमस्कार। अध्याय वित्तीय नियोजन के पहले वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप वित्तीय नियोजन के बारे में सीखेंगे। पहले अध्यायों में हमने चर्चा की कि जीवन बीमा में क्या शामिल है और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने में इसकी भूमिका क्या है। इस अध्याय में हम वित्तीय नियोजन के बारे में पढ़ेंगे और इन विषयों को कवर करेंगे। आइए हम इस अध्याय को वित्तीय योजना और व्यक्तिगत जीवन चक्र से शुरू करें। यहाँ हम निम्नलिखित अवधारणाओं को कवर करेंगे। वित्तीय नियोजन किसी व्यक्ति के जीवन के लक्ष्यों को जानने की एक प्रक्रिया है। इन चिन्हित लक्ष्यों को वित्तीय लक्ष्यों में परिवर्तित करने के लिए और किसी के वित्त को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि उनके उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद मिल सके। इसमें किसी शुद्ध मूल्य का आकलन, भविष्य के लिए वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान लगाना और धन के उचित प्रबंधन के माध्यम से उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्य करना शामिल है। वित्तीय लक्ष्य 3 प्रकार के होते हैं। ये लक्ष्य लघुकालिक हो सकते हैं, एलसीडी टीवी सेट खरीदना या एक पारिवारिक छुट्टी। ये मध्यकालिक हो सकते हैं, घर खरीदना या विदेश में छुट्टी बिताना। दीर्घकालिक लक्ष्यों में शामिल हो सकता है किसी के बच्चे की शिक्षा या शादी या सेवानिवृत्ति पश्चात प्रावधान। जीवन चक्र में विभिन्न चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में प्राथमिकताएं बदलती रहती हैं। चलिए जीवन के विभिन्न चरणों और उनके संबंधित प्राथमिकताओं पर चर्चा करते हैं। पहला है शिक्षार्थी। एक ऐसा चरण जब कोई अपना ज्ञान और कौशल बढ़ाते हुए योग्य नागरिक बनने की तैयारी करता है। शिक्षा के वित्त पोषण के लिए धन की आवश्यकता होती है। दूसरा है कमाने वाला। एक ऐसा चरण जब किसी को रोजगार मिलता है और शायद अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वह पर्याप्त धन कमाता है और कुछ बचा लेता है। इस स्तर पर वह निकट भविष्य में उत्पन्न होने वाली जरूरतों को पूरा करने की दृष्टि से पूंजी बनाने के लिए वह कुछ संपत्ति की बचत तथा निवेश भी करता है। तीसरा है जीवन साथी। एक ऐसा चरण जब कोई शादी करता है और उसका अपना परिवार होता है। नए घर, कार आदि खरीदने के लिए फंड की आवश्यकता होती है। चौथे हैं माता पिता। इन वर्षों के दौरान कोई व्यक्ति एक या एक से अधिक बच्चों का माता पिता बनता है। यह महत्वपूर्ण समय होता है जब कोई व्यक्ति उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में चिंता करता है। पांचवें हैं पूर्ति करने वाला। यह एक ऐसी अवस्था है जब बच्चे किशोरावस्था में पहुंचते हैं और हाई स्कूल तथा कॉलेज में भर्ती होते हैं। शिक्षा की उच्च लागत के लिए धन की आवश्यकता होती है। छठवें हैं संतान त्याज्य माता पिता। संतान त्याज्य माता पिता की अवधि तब शुरू होती है जब युवा अवस्था समाप्त हो चुकी होती है। यह वह समय होता है जब बच्चों की शादी हो चुकी होती है और वे माता पिता को छोड़कर काम करने के लिए दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इस चरण में स्वास्थ्य देखभाल संरक्षण सर्वोपरि हो जाता है। इस प्रकार वित्तीय स्वतंत्रता और आय की सुरक्षा की जरूरत होती है। और आखिरी चरण है सेवानिवृत्ति, गोधूलि वर्ष। यह एक ऐसी उम्र है जब व्यक्ति सक्रिय काम से सेवानिवृत्त हो चुका होता है और अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काफी हद तक बचत का उपभोग करता है। आर्थिक जीवन चक्र के 3 चरण होते हैं। पहला चरण नौकरी पूर्व चरण है, जो आमतौर पर एक छात्र होता है। यह एक प्रारंभिक चरण है जिसमें नागरिक की जिम्मेदारियां पैदा होती हैं। प्राथमिकता अपने कौशल को विकसित करना और अपनी मानव पूंजी मूल्य को बढ़ाना है। कार्य चरण 18 से 25 की उम्र के बीच अथवा पहले भी शुरू होता है और 35 से 40 वर्ष तक हो सकता है। इस अवधि के दौरान व्यक्ति उपभोग्य की तुलना में अधिक अर्जित कर लेता है और इस प्रकार बचत शुरू करता है और धन का निवेश करता है। सेवानिवृत्ति चरण में वह धन जमा करता है और संपत्ति बनाता है, जो भविष्य में विभिन्न जरूरतों के लिए फंड उपलब्ध कराता है, जिसमें बाद के वर्षों में आय भी शामिल है, जब व्यक्ति सेवानिवृत्त हो जाता है और काम करना बंद कर देता है। विभिन्न वित्तीय परिसंपत्तियों को बचाने और खरीदने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि व्यक्ति के जीवन में कई चरण होते हैं और जब वह कोई विशेष भूमिका अदा करता है तो कई प्रकार की आवश्यकताएं आती हैं, जिसके लिए फंड की जरूरत पड़ती है। बचत को 2 निर्णयों के एक समग्र रूप में माना जा सकता है। पहला, उपयोग स्थगन, वर्तमान और भविष्य की खपत के बीच संसाधनों का आवंटन। दूसरा, कम नकदी परिसंपत्तियों के बदले में या तैयार क्रय शक्ति, नकदी परिसंपत्तियों के साथ अलगाव। उदाहरण के लिए जीवन बीमा पॉलिसी खरीदने का अर्थ है
अनुबंध के लिए पैसे का आदान प्रदान जो कम नकदी वाला है। अगर हम उपरोक्त जीवन चक्र को देखें तो हमें पता चलेगा कि 3 प्रकार की आवश्यकताएं पैदा हो सकती हैं। भविष्यगत लेन देन को सक्षम बनाना। पहली आवश्यकता धन से शुरू होती है, जिसकी आवश्यकता पूर्वानुमानित खर्च को पूरा करने के लिए पड़ती है, जिसकी आवश्यकता जीवन चक्र के विभिन्न चरणों में पैदा होती रहती है। ऐसी आवश्यकताएं 2 प्रकार की होती हैं। विशिष्ट लेन देन की आवश्यकता, यह विशिष्ट जीवन की घटनाओं से जुड़ी होती है, जिन्हें संसाधनों की प्रतिबद्धता की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए उच्च शिक्षा का प्रावधान बनाने के लिए, घर खरीदने इत्यादि के लिए। बिना किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए निर्धारित किए मौजूदा खपत से धनराशि को अलग रखना, इसे लोकप्रिय रूप में भविष्य के प्रावधान कहा जाता है। आकस्मिकताओं को पूरा करना। आकस्मिकताएं जीवन की अप्रत्याशित घटनाएं हैं, जिसके लिए हमें धन की बड़ी प्रतिबद्धता की आवश्यकता है और जिसे वर्तमान आय से पूरा नहीं कर सकते, तथा इसके लिए पहले से धन इकट्ठा करने की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसी घटनाएं जैसे निधन और अपंगता अथवा बेरोजगारी से आय का नुकसान होना है। धन संचय वास्तव में सभी प्रकार की बचत और निवेश से कुछ संपत्ति बनती है। जब हम संचय के मकसद की बात करते हैं तो यह लाभ लेने के प्राथमिक निवेश और बाजार के अनुकूल अवसरों से लाभ लेने के लिए व्यक्तिगत इच्छा को दर्शाता है। आवश्यकताओं की उपरोक्त सेटों के अनुरूप वित्तीय बाजार में 3 प्रकार के उत्पाद हैं। पहला, लेन देन संबंधी उत्पाद। बैंक जमा और अन्य बचत साधन जो सही समय पर और मात्रा में किसी को पर्याप्त क्रय शक्ति रखने में सक्षम बनाते हैं। दूसरा, बीमा जैसे आकस्मिक उत्पाद, ये उन बड़ी हानियों के लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं जो अचानक अप्रत्याशित घटनाओं के घटने से हो सकती हैं। और तीसरा, धन संचय उत्पाद। शेयर और उच्च उत्पादकता बॉन्ड या अचल संपत्ति इस प्रकार के उत्पादों के उदाहरण हैं। यहाँ निवेश इसलिए किया जाता है कि अधिक धन बनाने के लिए और पैसा लगाया जाए। व्यक्ति को आमतौर पर उपरोक्त सभी के मिश्रण की आवश्यकता है और इस तरह से सभी तीनों प्रकार के उत्पादों को रखने की आवश्यकता हो सकती है। संक्षेप में कह सकते हैं कि बचत की आवश्यकता नकदी जरूरतों के लिए, बीमा करने की आवश्यकता अनिश्चितताओं के खिलाफ, निवेश करने की आवश्यकता धन सृजन के लिए। यह भी देखा गया है कि व्यक्ति अपने जीवन चक्र में कई विभिन्न चरणों से गुजरता है। युवा कमाने वाले से मध्य उम्र तक और आगे कार्यरत जीवन के अंतिम समय तक जोखिम प्रोफाइल या जोखिम लेने में भी एक परिवर्तन आता है। जब व्यक्ति युवा है, उसे आगे बढ़ने के लिए काफी समय है और वह जीवन के प्रति काफी संघर्षशील हो सकता है तथा जहां तक संभव हो अधिक से अधिक धन इकट्ठा करने का जोखिम उठा सकता है। जैसे समय बीतता है, व्यक्ति अधिक दूरदर्शी और निवेश के बारे में अधिक सावधान हो जाता है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और निवेश को संचित करना है। अंत में जब कोई सेवानिवृत्ति के निकट होता है, तब वह काफी रूढ़िवादी हो सकता है और उसका ध्यान कोष पर केंद्रित हो जाता है, जिसे वह सेवानिवृत्ति के बाद के वर्षों में खर्च कर सकता है। व्यक्ति किसी बच्चे के लिए वसीयत करने अथवा दान इत्यादि के बारे में भी सोच सकता है। जोखिम प्रोफाइल के साथ तालमेल रखने के लिए व्यक्ति की निवेश शैली भी परिवर्तित हो जाती है। धन्यवाद। अध्याय वित्तीय नियोजन के इस अगले वीडियो में आप वित्तीय नियोजन की भूमिका को समझेंगे और निम्नलिखित क्षेत्रों को कवर करेंगे। वित्तीय नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी ग्राहक की वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकताएं जो हो सकती हैं, पर सावधानी पूर्वक विचार किया जाता है और मूल्यांकित किया जाता है तथा उसकी व्यक्तिगत जोखिम प्रोफाइल तथा आय उपयुक्त वित्तीय उत्पादों को अनुशंसित करने के माध्यम से विभिन्न प्रत्याशित अप्रत्याशित जरूरतों को पूरा करने के लिए रूपरेखा मैप तैयार करने हेतु निर्धारित की जाती है। वित्तीय नियोजन के तत्वों में शामिल है निवेश, किसी के जोखिम उठाने की इच्छा के आधार पर परिसंपत्तियों का आवंटन, जोखिम प्रबंधन, सेवानिवृत्ति नियोजन, कर और संपदा नियोजन तथा किसी की आवश्यकताओं के लिए वित्त प्रबंध। संक्षेप में वित्तीय योजना बनाने के लिए 360 डिग्री योजना बनाना शामिल है। हमारे समाज और हमारे ग्राहकों द्वारा आज अलग अलग प्रकार की चुनौतियों का सामना किया जा रहा है। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। संयुक्त परिवार का विघटन,
अब कमाई वाले सदस्यों को अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। इसके लिए बड़े स्तर पर उचित नियोजन की आवश्यकता है। कई निवेश विकल्प। धन सृजन के लिए आज हमारे पास बड़े स्तर पर निवेश साधन उपलब्ध हैं। इनमें से प्रत्येक में जोखिम और प्रतिफल की भिन्न भिन्न मात्राएं रहती हैं। वित्तीय नियोजन परिसंपत्ति आवंटन में सहायता कर सकता है। बदलती जीवन शैली। व्यक्ति नवीनतम मोबाइल फोन, कार, बड़े घर, प्रतिष्ठित क्लबों की सदस्यता आदि रखना चाहते हैं। वित्तीय नियोजन जागरूकता और आत्म अनुशासन लाने के साथ ही व्यय योजना बनाने में सहायता करने का एक साधन है। मुद्रास्फीति। समय समय पर होने वाली मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में माल एवं सेवाओं के मूल्यों के सामान्य स्तर में वृद्धि है। इससे पैसे के मूल्य में गिरावट आती है। वित्तीय नियोजन यह सुनिश्चित करने में सहायक हो सकता है कि बाद के वर्षों में कोई मुद्रास्फीति से निपटने के लिए तैयार है या नहीं। अन्य आकस्मिकताएं, व्यय और आवश्यकताएं। कई अन्य आवश्यकताओं और चुनौतियों को पूरा करने के लिए वित्तीय नियोजन व्यक्तियों की सहायता करने का साधन भी है। उदाहरण के लिए आपातकालीन चिकित्सा के दौरान कई अप्रत्याशित खर्च या अन्य आकस्मिक व्यय होते हैं जिनसे व्यक्तियों का सामना हो सकता है। आदर्श रूप में नियोजन आपको पहला वेतन मिलते ही शुरू कर देना चाहिए। एक महत्वपूर्ण सिद्धांत जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए वह है, हमारे निवेश की अवधि जितनी लंबी होगी हमारे निवेश उतने ही बढ़ेंगे। अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें एक अनुशासित दृष्टिकोण का पालन करना चाहिए। इसकी शुरुआत हमें अपने वित्तीय लक्ष्यों की स्थापना और निवेश वाहनों में समर्पित बचत तैयार करते हुए कर सकते हैं, जो हमारे जोखिम उठाने की क्षमता के लिए सर्वाधिक अनुकूल हो। वित्तीय नियोजन का एक अनियोजित, आवेग युक्त दृष्टिकोण वित्तीय संकट के प्रमुख कारणों में से एक है, जो व्यक्तियों को प्रभावित करता है। धन्यवाद। अध्याय वित्तीय नियोजन के इस अगले वीडियो में हम विभिन्न प्रकार के वित्तीय नियोजन अभ्यासों पर विचार करेंगे, जिन्हें किसी व्यक्ति को करने की आवश्यकता हो सकती है। इस अध्ययन के दौरान हम निम्नलिखित क्षेत्रों को कवर करेंगे। आइए हम दी जाने वाली विभिन्न सलाहकार सेवाओं पर विचार करें। 6 ऐसे क्षेत्र हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब हम विभिन्न वित्तीय सलाह सेवाओं जो एक व्यक्ति को प्रदान की जा सकती हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। वह है नकदी नियोजन, निवेश नियोजन, बीमा नियोजन, सेवानिवृत्ति नियोजन, संपदा नियोजन, कर नियोजन। अब हम इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। नकदी प्रवाह, कैश फ्लो प्रबंधन के 2 उद्देश्य होते हैं। सर्वप्रथम, किसी व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी आय एवं व्यय के प्रवाह का प्रबंधन करते हुए अप्रत्याशित या आपातकालीन जरूरतें पूरा करने हेतु तरल संपत्तियों की आरक्षित निधि बनाए। दूसरा, पूंजी निवेश के लिए उसे चाहिए कि वह व्यवस्थित ढंग से नकदी अधिशेष सृजित करते हुए उसे बनाए रखे। आइए देखते हैं नकद नियोजन के लिए क्या क्या कदम उठाने पड़ते हैं। यहाँ पहला कदम बजट तैयार करना और वर्तमान आय तथा व्यय प्रवाह का विश्लेषण करना है। इसके लिए व्यक्ति को भविष्य के लिए उचित लक्ष्यों और उद्देश्यों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। अगला कदम, क्या नियमित और एकमुश्त लागतें खर्च हुई हैं यह देखने के लिए पिछले 6 महीनों के आय व व्यय का विश्लेषण करना है। तीसरा चरण, पूरे वर्ष के लिए भावी मासिक आय और व्यय का पूर्वानुमान लगाना है। निवेश नियोजन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए व्यक्ति की जोखिम लेने की क्षमता, वित्तीय लक्ष्य और उस लाभ को प्राप्त करने की समय के आधार पर सबसे उपयुक्त निवेश और परिसंपत्ति आवंटन रणनीति निर्धारित करने की प्रक्रिया है। यहाँ हम पहले कुछ निवेश मापदंडों को परिभाषित करेंगे। इसमें शामिल है जोखिम सहिष्णुता, निवेश करने में कोई कितना जोखिम उठा सकता है इसका आकलन। समय सीमा, यह किसी वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध समय की मात्रा है। समय सीमा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त निवेश साधनों को प्रभावित करती है। समय सीमा जितनी लंबी होती है, लघुकालिक देयता के बारे में उतनी ही कम चिंता होती है। तरलता, वे व्यक्ति जिनके निवेश करने की क्षमता सीमित हो या जिनका आय और व्यय अनिश्चित है, या जो एक विशेष व्यक्तिगत या व्यावसायिक व्यय को पूरा करने के लिए निवेश कर रहे हैं, उनका लक्ष्य
तरलता या मूल्य की हानि के बगैर निवेश को नकदी में बदलना हो सकता है। विपणनशीलता, जो परिसंपत्ति आसानी से खरीदी या बेची जा सकती है। विशाखन या विस्तारण, जहां कोई जोखिमों को कम करने के लिए निवेशों को विशाखन या विस्तारण करता है। कर पर ध्यान, कई निवेश निश्चित आयकर लाभ देते हैं और कोई चाहे तो विभिन्न निवेशों के कर पश्चात प्रतिफल पर विचार कर सकता है। अगला चरण उपरोक्त मानदंडों के आधार पर उचित निवेश साधनों का चयन करता है। वास्तविक चयन प्रतिफल और जोखिम के बारे में व्यक्ति की अपेक्षाओं पर निर्भर करेगा। भारत में विभिन्न प्रकार के उत्पाद हैं जिनके बारे में निवेश के उद्देश्य से विचार किया जा सकता है। इनमें शामिल हैं बैंकों, कंपनियों की सावधि जमा राशियां, डाकघर की लघु बचत योजनाएं, शेयरों का सार्वजनिक निर्गम, डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियां, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा कंपनियों आदि द्वारा जारी की जा रही यूनिट लिंक्ड पॉलिसियां आदि। कुछ ऐसे जोखिम भी होते हैं जिनसे व्यक्ति असुरक्षित रहता है और जो उसे उसके व्यक्तिगत वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोक सकते हैं। बीमा नियोजन में ऐसे जोखिमों के लिए पर्याप्त बीमा प्रदान करने के लिए कार्य योजना बनाना शामिल है। जीवन बीमा के बारे में कमाने वाले की असामयिक मौत हो जाने पर आश्रितों की आय व व्यय आवश्यकताओं के अनुमान द्वारा निर्णय लिया जा सकता है। स्वास्थ्य बीमा आवश्यकताएं अस्पताल के खर्च के संदर्भ में मूल्यांकित की जा सकती हैं, जो संभवतः किसी भी परिवार की आपातकालीन चिकित्सा में खर्च होती हैं। अंततः किसी की संपत्ति का बीमा हानि के जोखिम से किसी के घर, वाहन, कारखाने आदि की सुरक्षा की आवश्यकता को बीमा कवर के प्रकार व मात्रा के आधार पर विचार किया जा सकता है। यह उस धनराशि के निर्धारण की प्रक्रिया है जो सेवानिवृत्ति के बाद किसी व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तथा इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न सेवानिवृत्ति विकल्पों पर निर्णय लेने के लिए आवश्यक होती है। सेवानिवृत्ति नियोजन में 3 चरण शामिल हैं। संचयन, विभिन्न प्रकार की रणनीतियों को अपनाते हुए धन का संचयन इस तरह किया जाता है कि वह निवेश हेतु भी उपलब्ध हो सके। संरक्षण, संरक्षण से तात्पर्य है किसी के निवेश को कठिन काम में लगाते हुए यह सुनिश्चित करना कि व्यक्ति के कार्यकाल के दौरान मूलधन में अधिकतम वृद्धि हो सके। वितरण, वितरण से तात्पर्य है सेवानिवृत्ति के बाद मूलधन राशि को आय संबंधी जरूरतें पूरा करने के लिए उपयोगी होता है। संपदा नियोजन, यह किसी की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति के अंतरण और हस्तांतरण के लिए बनाई जाने वाली योजना है। वसीयत के नामांकन और समनुदेशन या वसीयत की तैयारी जैसी विभिन्न प्रक्रियाएं होती हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि किसी की संपत्ति आसानी से उनकी मृत्यु के बाद उनकी इच्छा के अनुसार वितरित की जा सके। कर नियोजन, कर नियोजन यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि विद्यमान कर कानूनों से अधिकतम कर लाभ कैसे हासिल किए जाएं। अपने निवेशों की पुनर्रचना करते हुए और कर बचत वाली संभाव्य योजनाओं का लाभ उठाते हुए व्यक्ति अपनी आय और बचत में बढ़ोतरी कर सकता है, जो अन्यथा कर के रूप में कर प्राधिकारियों के पास चली जाती। इस अध्याय में हमने निम्न क्षेत्रों को कवर किया है। धन्यवाद। नमस्कार, अध्याय जीवन बीमा उत्पाद 1 में आपका स्वागत है। यह अध्याय जीवन बीमा उत्पादों की दुनिया से आपका परिचय कराता है। इस वीडियो में हम जीवन बीमा उत्पादों के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। यहाँ हम निम्नलिखित विषयों को कवर करेंगे। सबसे पहले हम यह समझेंगे कि उत्पाद का क्या मतलब होता है। उत्पाद कुछ परिश्रम या प्रयासों का प्रतिफल या परिणाम है। उत्पाद 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक, मूर्त, यह उन भौतिक वस्तुओं को संदर्भित करता है जिन्हें सीधे स्पर्श करके जाना जा सकता है, उदाहरण के लिए कार या टीवी सेट। 2, अमूर्त, यह उन उत्पादों को दर्शाता है जिन्हें केवल परोक्ष रूप से ही अनुभूत किया जा सकता है। जीवन बीमा एक अमूर्त उत्पाद है। जीवन बीमा उत्पादों का उद्देश्य है: पहला, जीवन बीमा उत्पाद किसी व्यक्ति के आश्रितों के लिए या स्वयं उसके लिए उपलब्ध उसकी उत्पादक क्षमताओं के आर्थिक मूल्य के नुकसान पर सुरक्षा प्रदान करते हैं। दूसरा,
जीवन बीमा पॉलिसी अपने मूल अर्थ में व्यक्ति के साथ कुछ अप्रिय घटित होने की स्थिति में उसके प्रियजनों को मानसिक शांति और सुरक्षा प्रदान करती है। तीसरा, जीवन बीमा की अन्य भूमिका बचत और धन संचय के एक साधन के रूप में रही है। इस अर्थ में यह निवेश को सुरक्षा और बचाव तथा एक निश्चित दर पर प्रतिफल उपलब्ध कराता है। राइडर एक ऐसा प्रावधान है जिसे पृष्ठांकन के माध्यम से जोड़ा जाता है, जो फिर अनुबंध का हिस्सा बन जाता है। राइडर आमतौर पर कुछ प्रकार के अनुपूरक लाभ प्रदान करने के लिए या एक पॉलिसी द्वारा प्रदत्त मृत्यु लाभ की राशि को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। राइडर की तुलना पिज्जा में विभिन्न प्रकार की ऊपरी परतों के विकल्प से की जा सकती है। एक आधार पॉलिसी एक पिज्जा के आधार के समान है और राइडरों का विकल्प किसी व्यक्ति की आवश्यकता के अनुसार पिज्जा को ग्राहक इच्छानुसार करने के लिए उपलब्ध पिज्जा की विभिन्न प्रकार की ऊपरी परतों के विकल्प के समान है। राइडर एक अकेली योजना में व्यक्ति की विभिन्न आवश्यकताओं को एक साथ पूरा करने में मदद करता है। राइडर एक अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करके आधार योजना में जोड़ा जा सकता है। लाभ जैसे विकलांगता कवर, दुर्घटना कवर और गंभीर बीमारी कवर जैसे लाभ एक मानक जीवन बीमा अनुबंध में अतिरिक्त लाभ के रूप में प्रदान किए जा सकते हैं। धन्यवाद। अध्याय जीवन बीमा उत्पाद 1 की इस वीडियो में हम जीवन बीमा उत्पादों के कुछ पारंपरिक प्रकारों के बारे में जानेंगे और निम्नलिखित क्षेत्रों को कवर करेंगे। परंपरागत जीवन बीमा उत्पाद आमतौर पर 3 श्रेणियों में बांटे गए हैं। वह हैं मियादी बीमा योजनाएं, टर्म इंश्योरेंस प्लान, आजीवन बीमा, एंडाउमेंट बीमा योजनाएं। आइए हम उनमें से हर एक को विस्तार से देखें। मियादी बीमा केवल एक निश्चित समय अवधि के दौरान मान्य रहता है, जो अनुबंध में निर्दिष्ट किया जाता है। यह अवधि कम से कम एक हवाई यात्रा पूरी करने में लगने वाले समय से लेकर अधिक से अधिक 40 वर्षों के लिए हो सकती है। बीमा धारक को इससे कोई बचत या नकद मूल्य तत्व प्राप्त नहीं होता है। योजना केवल मृत्यु के लाभ प्रदान करती है और कोई उत्तरजीविता लाभ नहीं होता है। इस योजना की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। प्रयोजन: यह जीवन बीमा के पीछे रहे मुख्य और मूल विचार को पूरा करता है, यानी अगर जीवन बीमा धारक की असामयिक मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार की देखभाल करने के लिए एक धनराशि उपलब्ध होगी। अपंगता: आमतौर पर मियादी बीमा पॉलिसी केवल मृत्यु को कवर करती है, तथापि जब इसे मुख्य पॉलिसी पर एक अपंगता संरक्षण राइडर के साथ खरीदा जाता है और अगर मियादी बीमा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति को इस तरह के महासंकट का सामना करना पड़ता है तो बीमा कंपनी लाभार्थियों बीमित व्यक्ति को भुगतान प्रदान करेगी। नवीकरणीयता: आमतौर पर प्रीमियम मियादी बीमा की पूरी अवधि के लिए एक निश्चित वार्षिक दर से लिए जाते हैं। परिवर्तनीयता: परिवर्तनीय मियादी बीमा पॉलिसियां पॉलिसी धारक को बीमा योग्यता का नया साक्ष्य उपलब्ध कराए बिना मियादी बीमा पॉलिसी को एक स्थायी योजना जैसी आजीवन योजना में बदलने या परिवर्तित करने की अनुमति देती हैं। मियादी बीमा का यूएसपी इसकी कम कीमत है, जो व्यक्ति को एक सीमित बजट पर जीवन बीमा की अपेक्षाकृत बड़ी राशि को खरीदने के लिए सक्षम बनाता है। अवधि बीमा के भिन्न रूप हैं, जैसे कि घटता मियादी बीमा। ये योजनाएं एक ऐसा मृत्यु लाभ प्रदान करती हैं जिसकी राशि कवरेज वाली अवधि के साथ कम होती रहती है। प्रत्येक वर्ष देय प्रीमियम एक समान बना रहता है। घटती मियादी बीमा योजनाओं को बंधक मोचन और ऋण क्रेडिट जीवन बीमा के रूप में बाजार में उतारा गया है। बढ़ता मियादी बीमा: यह योजना मृत्यु लाभ प्रदान करती है जो पॉलिसी की अवधि के साथ बढ़ती जाती है। इस राशि में पॉलिसी की अवधि में वर्णित अंतरालों पर एक निर्धारित राशि या प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। प्रीमियम वापसी सहित मियादी बीमा पॉलिसी जो भारत में काफी लोकप्रिय है, प्रीमियम वापसी सहित मियादी बीमा पॉलिसी है। यह योजना पॉलिसी धारक को यह संतोष देती है कि पॉलिसी अवधि में जीवित रहने की स्थिति में उसने कुछ खोया नहीं है। जाहिर तौर पर भुगतान किया जाने वाला प्रीमियम इसके समतुल्य प्रीमियम वापसी रहित मियादी बीमा की तुलना में बहुत अधिक होगा। मियादी बीमा निम्न स्थितियों में अधिक प्रासंगिक माना गया है। पहला है जहां बीमा सुरक्षा की जरूरत शुद्ध रूप से अस्थायी होती है, जैसा कि बंधक मोचन के मामले में या सट्टा निवेश की सुरक्षा के लिए होता है।
दूसरा है बचत योजना के लिए अतिरिक्त पूरक के रूप में। उदाहरण के लिए एक नौजवान माता पिता द्वारा बढ़ते वर्षों में आश्रितों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के संदर्भ में घटता मियादी बीमा खरीदना। और तीसरा है अवधि खरीदें और शेष निवेश करें। सिद्धांत के एक भाग के रूप में जहां खरीदार बीमा कंपनी से केवल सस्ती मियादी बीमा सुरक्षा खरीदना और प्रीमियमों में परिणामी अंतर को अन्यत्र अधिक आकर्षक निवेश विकल्प में निवेश करना चाहता है। टर्म इंश्योरेंस प्लान के बाद आइए हम आजीवन बीमा योजनाओं पर चर्चा करें। हालांकि मियादी बीमा योजनाएं अस्थायी बीमा के उदाहरण हैं, जहां सुरक्षा एक अस्थायी समय अवधि के लिए उपलब्ध होती है। आजीवन बीमा स्थायी जीवन बीमा पॉलिसी का एक उदाहरण है। कवर की कोई निश्चित अवधि नहीं होती है, लेकिन बीमा कंपनी बीमित की मृत्यु होने पर सहमत मृत्यु लाभ का भुगतान करने की पेशकश करती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मृत्यु कब होती है। प्रीमियम का भुगतान व्यक्ति के जीवन भर या एक निर्दिष्ट समय अवधि के लिए किया जा सकता है, जो सीमित और व्यक्ति के जीवन काल से कम होती है। जब बीमा कंपनी को मियादी बीमा की लागत पूरी करने के लिए प्रीमियम से अपनी जरूरत की धनराशि प्राप्त हो जाती है, शेष धनराशि को पॉलिसी धारक की ओर से निवेश किया जाता है। इसे नकदी मूल्य कहा जाता है। आजीवन पॉलिसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक अच्छी योजना है जो परिवार का मुख्य कमाने वाला है और असामयिक मौत की स्थिति में किसी भी वित्तीय असुरक्षा से अपने प्रियजनों की रक्षा करना चाहता है। एंडाउमेंट बीमा अनुबंध वास्तव में दो योजनाओं का एक संयोजन है, मियादी बीमा योजना और एक शुद्ध एंडाउमेंट योजना। अतः इस उत्पाद में मृत्यु और उत्तरजीविता लाभ दोनों के घटक शामिल हैं। यह अनुबंध घटती मियादी बीमा और बढ़ते निवेश तत्व का एक संयोजन है। पॉलिसी अवधि जितनी कम होगी, निवेश तत्व उतना बड़ा होगा। लोग वृद्धावस्था के लिए प्रावधान करने या विशेष उद्देश्यों को पूरा करने, जैसे 15 वर्षों के अंत में एक शिक्षा कोष बनाकर रखने जैसे निश्चित तरीके के रूप में एंडाउमेंट योजना खरीदते हैं। इसने बंधक आवास ऋण के लिए भुगतान करने की एक आदर्श विधि के रूप में भी काम किया है। इस पॉलिसी का प्रचार मितव्ययी बचत के एक साधन के रूप में भी किया गया है। यह योजना कर संबंधी प्रयोजनों के लिए प्रीमियम की कटौती के प्रावधान के कारण भी आकर्षक बन गई है। एंडाउमेंट बीमा के कुछ भिन्न रूप हैं जिनकी चर्चा नीचे की गई है। धन वापसी योजना, मनी बैक प्लान। भारत में एंडाउमेंट योजनाओं का एक लोकप्रिय भिन्न रूप मनी बैक पॉलिसी रहा है। यह आमतौर पर एक एंडाउमेंट योजना है जिसमें पॉलिसी अवधि के दौरान समय समय पर किश्तों में बीमा राशि के एक हिस्से की वापसी और शेष बीमा राशि का भुगतान अवधि के अंत में करने का प्रावधान होता है। सहभागिता और गैर सहभागिता योजनाएं। सहभागिता शब्द ऐसी पॉलिसियों पर लागू होता है जो जीवन बीमा कंपनी के लाभ में भागीदारी करती हैं। दूसरी ओर गैर सहभागिता का मतलब ऐसी पॉलिसियां जो लाभ में भागीदारी नहीं करती हैं। दोनों प्रकार पारंपरिक जीवन बीमा में उपलब्ध हैं। सहभागिता या लाभ सहित योजनाएं। लाभ रहित या गारंटीकृत योजनाओं के विपरीत इन योजनाओं में लाभ में भागीदारी का एक प्रावधान होता है। लाभ सहित पॉलिसियों का प्रीमियम अन्य की तुलना में अधिक होता है। लाभ बोनस या लाभांश के रूप में देय होते हैं। बोनस का भुगतान आमतौर पर प्रत्यावर्ती बोनस के रूप में किया जाता है। अमेरिका जैसे कुछ अन्य बाजार हैं जहां लाभ लाभांश के रूप में बांटे जाते हैं। लाभांश जमा करने के लिए दो दृष्टिकोण अपनाए गए हैं। परंपरागत दृष्टिकोण पोर्टफोलियो विधि का था। यहाँ कंपनी के पास रखे पोर्टफोलियो पर कुल निवेश आय निर्धारित की जाती थी और सभी पॉलिसी धारकों को विभाज्य अधिशेष में उनका हिस्सा जमा किया जाता था। दूसरा दृष्टिकोण मौजूदा धनराशि विधि का है। यहाँ आय इस बात पर निर्भर करती है कि निवेश कब किया गया था और निवेश के समय क्या दर सुरक्षित की गई थी। मूल्यांकन में घोषित अधिशेष किए गए अनुमानों और मूल्यांकन बीमांकक द्वारा ध्यान में रखे गए कारकों पर निर्भर करता है। धन्यवाद। अध्याय जीवन बीमा उत्पाद 1 की इस वीडियो में हम पारंपरिक उत्पादों के लिए IRDA के नए दिशा निर्देश के बारे में अध्ययन करेंगे। दिशा निर्देशों के अनुसार पारंपरिक योजनाओं के उत्पाद डिजाइन लगभग एक समान रहेंगे। नए परंपरागत उत्पादों में मृत्यु कवर अधिक होगा। एकल प्रीमियम पॉलिसियों के मामले में यह 45 वर्ष से कम उम्र वाले लोगों के लिए एकल प्रीमियम का 125% और 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए एकल प्रीमियम का 110% होगा। नियमित प्रीमियम पॉलिसियों के मामले में कवर
45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए वार्षिक प्रीमियम का 10 गुना और अन्य के लिए 7 गुना होगा। पारंपरिक योजना के मामले में न्यूनतम मृत्यु लाभ, कम से कम बीमा धन की रकम और अतिरिक्त लाभ अगर कोई हो तो है। बीमा धन के अलावा पॉलिसी में निर्दिष्ट अनुसार और मृत्यु की तिथि तक संचित बोनस, अतिरिक्त लाभ मृत्यु होने पर देय होंगे अगर पहले भुगतान नहीं किया गया है। ये योजनाएं आगे भी 2 भिन्न रूपों, सहभागी और गैर सहभागी योजनाओं में आती रहेंगी। सहभागी पॉलिसियों के मामले में बोनस फंड के प्रदर्शन से जुड़ा होता है और ये पहले घोषित या गारंटीकृत नहीं होते हैं। गैर सहभागी पॉलिसियों के मामले में पॉलिसी पर आय का खुलासा पॉलिसी की शुरुआत में किया जाता है। इस अध्याय में हमने निम्न क्षेत्रों को कवर किया है। धन्यवाद। नमस्कार। अध्याय जीवन बीमा उत्पाद 2 में आपका स्वागत है। यह अध्याय गैर परंपरागत जीवन बीमा उत्पादों की दुनिया से आपका परिचय कराता है। यहाँ निम्नलिखित विषयों को कवर किया जाएगा। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बचत और निवेश के प्रमुख उद्देश्यों में से एक संसाधनों का अंतर अस्थायी आवंटन प्राप्त करना है, जो कुशल और प्रभावी दोनों है। यहाँ प्रभावी शब्द का मतलब है कि जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में उत्पन्न होने वाली विभिन्न आवश्यकताओं को सफलतापूर्वक संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध है। दूसरी ओर कुशल आवंटन का मतलब है अधिक तेजी से संचय और भविष्य में अधिक धन की उपलब्धता। जोखिम के एक निर्दिष्ट स्तर पर प्रतिफल जितना अधिक होगा, निवेश उतना ही अधिक कुशल होगा। परंपरागत उत्पादों की कुछ सीमाएं इस प्रकार से हैं। नकद मूल्य घटक। सबसे पहले इस तरह की पॉलिसियों में बचत या नकद मूल्य घटक को अच्छी तरह से परिभाषित नहीं किया जाता है। परिणाम स्वरूप इसे मृत्यु दर, ब्याज दरों, खर्चों और अन्य मानदंडों से निर्धारित किया जाता है जो जीवन बीमा कंपनी द्वारा तय किए जाते हैं। ये काफी मनमानी धारणाएं हो सकती हैं। प्रतिफल की दर। दूसरी बात, इन पॉलिसियों पर प्रतिफल की दर क्या होगी यह निश्चय करना आसान नहीं है। समर्पण मूल्य। तीसरी समस्या यह है कि इन अनुबंधों के तहत समय, नकदी और समर्पण मूल्य कुछ मूल्यों पर निर्भर करता है। ये मूल्य काफी मनमाने ढंग से निर्धारित किए जा सकते हैं। प्राप्ति, यील्ड। इन पॉलिसियों पर होने वाली प्राप्तियां अधिक जोखिमपूर्ण निवेशों से होने वाली प्राप्तियों की तरह उच्च नहीं हो सकती हैं, चूंकि पारंपरिक जीवन बीमा योजनाओं की सीमाएं स्पष्ट हो गई हैं। जीवन बीमा कंपनियों की उत्पाद प्रोफाइलों में कई बदलाव हुए हैं। इनके बारे में नीचे संक्षेप में बताया गया है। ए, बंडल को खोलना, अनबंडलिंग। इस रुझान में सुरक्षा और बचत तत्वों को अलग अलग करना तथा इसके परिणाम स्वरूप ऐसे उत्पादों का विकास जिनमें दोनों के एक अस्पष्ट मिश्रण के बजाय सुरक्षा या बचत पर जोर दिया जाना शामिल है। बी, दूसरा रुझान निवेश लिंक्ड उत्पादों की दिशा में बदलाव का था, जिनमें निवेश के एक प्रदर्शन के एक सूचकांक के साथ पॉलिसी धारकों के लाभों को जोड़ा गया। परिणाम स्वरूप जीवन बीमा की प्रस्तुति में एक बदलाव हुआ। सी, पारदर्शिता। बंडल को खोलने के कारण आय के प्रतिफल दर और कंपनियों द्वारा अपनी सेवाओं हेतु लिए जाने वाले शुल्क जैसे खर्च आदि में काफी स्पष्टता आई। इन सभी के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया और इस तरह इनकी तुलना की जा सकती थी। डी, गैर मानक उत्पाद। चौथा प्रमुख रुझान उत्पाद की सख्त से लचीली संरचनाओं की ओर बदलाव रहा है, जिसे गैर मानक उत्पादों की दिशा में एक कदम के रूप में भी देखा जाता है। जब हम गैर मानक की बात करते हैं, यह पसंद के स्तर से संबंधित है जो एक ग्राहक पॉलिसी की संरचना और लाभों का डिजाइन तैयार करने के संबंध में प्रयोग कर सकता है। दुनिया भर में उभरे उत्पादों की नई शैली के आकर्षण के प्रमुख स्रोत कुछ इस प्रकार हैं। ए, निवेश लाभ के साथ सीधा संबंध। निवेश लिंक्ड बीमा पॉलिसियों के समर्थन में एक सबसे महत्वपूर्ण तर्क यह रहा है कि छोटी अवधि में इक्विटी बाजारों में कुछ उतार चढ़ाव की संभावना के बावजूद लंबी अवधि में इन बाजारों से मिलने वाला प्रतिफल अन्य सुरक्षित निश्चित आय के साधनों की तुलना में बहुत अधिक होगा। बी, प्रतिफल पर बुरा असर डालने वाली मुद्रास्फीति जीवन बीमा पॉलिसी पर लाभ की दर मुद्रास्फीति की दर की तुलना में बहुत अधिक होनी चाहिए। यहीं पर निवेश लिंक्ड बीमा पॉलिसियां परंपरागत जीवन बीमा पॉलिसियों से बेहतर प्रदर्शन करने में खास तौर पर सक्षम थीं। सी, लचीलापन। अब पॉलिसी धारक सीमाओं के भीतर यह तय कर सकते हैं कि वे कितनी प्रीमियम राशि का भुगतान करना चाहते हैं और मृत्यु लाभों तथा नकदी मूल्यों की राशि में अंतर कर सकते हैं। डी, समर्पण मूल्य। अंत में पॉलिसियों में एक निर्धारित प्रारंभिक वर्षों की अवधि जैसे 3 या 5 वर्ष के बाद
एक मामूली समर्पण शुल्क की कटौती के पश्चात पॉलिसी धारकों को योजनाओं से पैसे निकालने की भी अनुमति थी। धन्यवाद। अध्याय जीवन बीमा उत्पाद 2 की इस अगली वीडियो में हम कुछ गैर पारंपरिक उत्पादों पर चर्चा करेंगे जो भारतीय बाजार में और अन्यत्र सामने आए हैं। निम्नलिखित विषयों को यहाँ कवर किया जाएगा। यूनिवर्सल जीवन बीमा स्थायी जीवन बीमा का एक रूप है जिसकी पहचान इसके लचीले प्रीमियम, लचीली अंकित राशि और मृत्यु लाभ राशियों और इसके मूल्य निर्धारण कारकों के अलग अलग किए जाने से होती है। आइए हम लचीले प्रीमियम के साथ शुरू करें। प्रीमियम के लचीलेपन से पॉलिसी धारक को लक्षित राशि से अधिक अतिरिक्त प्रीमियम देने की अनुमति मिली। इसने व्यक्ति को लक्ष्य राशि से कम के प्रीमियम भुगतानों की या प्रीमियम भुगतान न करने की भी अनुमति दी। संरचनाओं के लचीलेपन ने पॉलिसी धारक को नकद मूल्य में से पैसे की आंशिक निकासी करने में भी सक्षम बनाया, जो इस राशि को लौटाने या इस पर किसी ब्याज को चुकाने के दायित्व के बिना उपलब्ध था। यूनिवर्सल जीवन बीमा का प्रमुख नया परिवर्तन प्रथम पॉलिसी वर्ष के बाद पूरी तरह से लचीले प्रीमियम की शुरुआत करना था। लचीलापन का मतलब यह भी था कि मृत्यु लाभ का समायोजित और अंकित राशियों में अंतर किया जा सकता था। यूनिवर्सल जीवन बीमा का प्रमुख नया परिवर्तन प्रथम पॉलिसी वर्ष के बाद पूरी तरह से लचीले प्रीमियम की शुरुआत करना था। भारत में IRDA मानदंडों के अनुसार केवल 2 प्रकार के गैर परंपरागत बचत जीवन बीमा उत्पादों की अनुमति दी गई है: परिवर्ती बीमा योजनाएं, यूनिट लिंक्ड बीमा योजनाएं। परिवर्ती जीवन बीमा आजीवन पॉलिसी का एक प्रकार है जहां पॉलिसी का मृत्यु लाभ और नकद मूल्य जमा किए जा रहे प्रीमियम के एक विशेष निवेश खाते के निवेश प्रदर्शन के अनुसार बदलता रहता है। इस प्रकार पॉलिसी ब्याज दर या न्यूनतम नकद मूल्य के संबंध में कोई गारंटी नहीं देती है। सैद्धांतिक रूप से नकद मूल्य 0 तक नीचे जा सकता है, जिस मामले में पॉलिसी समाप्त हो जाएगी। संक्षेप में यह एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें नकद मूल्यों को जीवन बीमा कंपनी के अलग खातों से लगाया जाता है और निवेश अनुभव को प्रतिबिंबित करने के लिए मृत्यु लाभ तथा नकद मूल्य में भिन्नता होती है। यह पॉलिसी एक न्यूनतम मृत्यु लाभ की गारंटी भी प्रदान करती है, जिसके लिए मृत्यु दर और खर्च के जोखिमों को बीमा कंपनी द्वारा वहन किया जाता है। प्रीमियम परंपरागत आजीवन पॉलिसी के मामले के समान तय किए जाते हैं। आइए हम परंपरागत नकद मूल्य पॉलिसी और परिवर्ती जीवन बीमा के बीच के अंतर पर गौर करें। परंपरागत नकद मूल्य पॉलिसी में एक फेस अमाउंट होता है जो पूरी अवधि के दौरान एक समान बना रहता है। परिवर्ती जीवन बीमा पॉलिसी के पॉलिसी रिजर्व को शामिल करने वाली संपत्तियों को एक अलग फंड में रखा जाता है जो इसके सामान्य निवेश खाते का हिस्सा नहीं बनती हैं। परंपरागत नकद मूल्य पॉलिसी के रिजर्व को शामिल करने वाली संपत्तियां एक सामान्य निवेश खाते का हिस्सा बनती हैं, जिसमें बीमा कंपनी अपने गारंटीकृत उत्पादों के फंड को बनाए रखती है, जबकि परिवर्ती जीवन बीमा पॉलिसी में नकद मूल्यों को जीवन बीमा कंपनी के अलग खातों से लगाया जाता है और निवेश अनुभव को प्रतिबिंबित करने के लिए मृत्यु लाभ तथा नकद मूल्य में भिन्नता होती है। परंपरागत नकद मूल्य पॉलिसी में संपत्तियों को सुरक्षित निवेश के एक पोर्टफोलियो में रखा जाता है। इस प्रकार बीमा कंपनी इस खाते की संपत्तियों पर आय के एक शानदार प्रतिफल की अपेक्षा कर सकती है। परिवर्ती जीवन बीमा पॉलिसी एक न्यूनतम मृत्यु लाभ की गारंटी भी प्रदान करती है, जिसके लिए मृत्यु दर और खर्च के जोखिमों को बीमा कंपनी द्वारा वहन किया जाता है। परिवर्ती जीवन पॉलिसियां ऐसे लोगों के लिए पसंदीदा विकल्प बन गई हैं जो अपनी संपत्तियों को अपनी पसंद के अलग अलग फंड में निवेशित रखना चाहते थे और अपने पोर्टफोलियो के निवेश के अनुकूल प्रदर्शन से भी सीधे लाभ प्राप्त करना चाहते थे। उनकी खरीद की एक प्रमुख शर्त यह है कि खरीदार को पॉलिसी पर निवेश के जोखिम को वहन करने में सक्षम और इच्छुक होना चाहिए। इसका मतलब है कि परिवर्ती जीवन बीमा पॉलिसियां आमतौर पर ऐसे लोगों द्वारा खरीदी जानी चाहिए जो जानकार और इक्विटी, ऋण निवेश तथा बाजार की अस्थिरता को लेकर काफी सहज होते हैं। धन्यवाद। अध्याय जीवन बीमा उत्पाद 2 की इस आखिरी वीडियो में हम यूनिट लिंक्ड बीमा पॉलिसी के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ हम यूनिट लिंक्ड पॉलिसीज को परिभाषित करेंगे। यूनिट लिंक्ड पॉलिसियां जीवन बीमा कंपनी के निवेश प्रदर्शन के लाभों को सीधे और तुरंत भुनाने के लिए साधन उपलब्ध कराती हैं। परंपरागत नगद वैल्यू पॉलिसी बंडल पॉलिसियां होती हैं। ये अपनी अवधि, खर्च और बचत घटकों के संदर्भ में अपारदर्शी हैं। इसके विपरीत यूनिट लिंक्ड अनुबंध बंडल मुक्त होते हैं। शुद्ध बीमा पॉलिसी के विपरीत
ULIP निवेशकों को एक एकीकृत योजना के तहत बीमा और निवेश दोनों के लाभों को प्रदान करता है। यूनिट्स आमतौर पर एक निर्दिष्ट अधिकृत यूनिट ट्रस्ट या कंपनी द्वारा प्रबंधित एक अलग किए गए आंतरिक फंड के यूनिट होते हैं। इनकी संरचना पारदर्शी होती है, जहां बीमा के लिए शुल्कों का भुगतान करना होता है और खर्च के घटक स्पष्ट रूप से निर्धारित किए जाते हैं। यूनिट लिंक पॉलिसियों की एक लोकप्रिय विशेषता विभिन्न प्रकार के फंडों के बीच चयन करने की इसकी सुविधा है, जिसका प्रयोग यूनिट धारक कर सकता है। एक बार जब शुल्क प्रीमियम में से काट लिए जाते हैं, खाते की शेष राशि और इससे होने वाली आय को यूनिट्स में निवेश इन यूनिट्स का मूल्य प्रदर्शन के कुछ पूर्व निर्धारित सूचकांकों के संदर्भ में तय किया जाता है। प्रीमियम में 2 घटक शामिल हो सकते हैं। मियादी घटक को एक गारंटीकृत फंड में रखा जा सकता है, जो मृत्यु पर कवर की एक न्यूनतम राशि अर्जित करेगा। प्रीमियम की बची शेष राशि यूनिटों की खरीद में प्रयोग की जाती है, जिसे बीमा कंपनी द्वारा पूंजी बाजार में, विशेष रूप से शेयर बाजार में निवेश किया जाता है। मृत्यु के मामले में मृत्यु लाभ, बीमा राशि या व्यक्ति के खाते में उपलब्ध फंड मूल्य जो भी अधिक होगा वह होगा। यूनिट लिंक पॉलिसियां न्यूनतम प्रीमियम के आधार पर काम करती हैं, न कि बीमा धन पर। बीमा कवर प्रीमियम भुगतान का एक गुणज होता है। बीमा धारक के पास अधिक और कम कवर के बीच चयन करने का विकल्प रहता है। यूलिप को उन लोगों द्वारा पसंद किया जाता है जो अपने निवेश की बारीकी से निगरानी करना चाहते हैं और जिनकी निवेश क्षितिज लंबी अवधि से लेकर मध्यम अवधि तक होती है। आइए इस अध्याय में शामिल विषयों पर एक त्वरित नजर डालते हैं। धन्यवाद।